बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इन अरकान को डी नोटिफाई कर दिया है। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने PTI में पार्टी जम होने की खबरों की तरदीद की है। इस समय दिन भर जो हम मौज़ूआत हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, 35 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज, और PTI का जो कौमी असम्बली में वापसी के इरादे थे, अब उनका क्या बनेगा? कितने अरकान का मंजूर हुआ? सिर्फ 35 डॉक्टर। 35 जी। ये कहीं सुना सुना सा लग रहा है। ये जो नंबर है, ये 35 इमरान खान साहब और मुकाबले पे मुस्लिम लीग नून, ये कहीं सुना हुआ है। 35 कहाँ है पे जरा जहन पे जोर डाल रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये कहीं सुना है। 35 इस्तीफे, 36 नहीं, 34 भी नहीं, 35। अच्छा, अभी हो सकता है जरा जहन में आ जाए कहीं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ असेंबली में, और वहाँ पे मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करेगी हमारी जमात। इंटरेस्टिंग बात यह कि जितने इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, ये जो 35 हैं या 35 हैं, उनमें इमरान खान साहब का अपना इस्तीफा नहीं है अभी तक। यानी इमरान खान साहब ने अगर जाना हो तो वो अकेले जाएं, उनके साथी ना हो। ये भी एक तरीके से जवाब जो है ना भरपूर आया वहां से, और ऐसा लगता है बज़ाहिर के PDM की जो हुकूमत है और जो अरेंजमेंट, उन्होंने भी लड़ने का फैसला कर लिया, जो कि मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और ये 35 का हिंसा भी एक वजह से जो मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन मेरी कुछ देर पहले बात हुई एक हुकूमती शख्सियत है, मैंने कहा जी ये, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब याद करें, आपने नहीं सुना होगा ये। मैंने कहा जी आप बताएं, तो वो लाइन कट गई बीच में। लेकिन उन्होंने ये जो नंबर है इसको भी बाकायदा डिस्कशन के बाद उन्होंने, अब क्या वजह है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको तो पता होना चाहिए, आप ही को तो। मैंने कहा फोन कट गया। मैंने कहा ये 35 जो है, अच्छा अभी खान साहब बताएंगे, कोई और बताएगा, मुझे तो याद नहीं कुछ। और मसला ये है कि इसका मतलब ये है कि 2 असेंबलियां तहलील हो गई, यानी एक में तो नाम आ गए दोनों तरफ से, जिसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं होगा और मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। अच्छा, 2 नाम उधर से, 2 नाम उधर से, तो वो 3 दिन गुजर गए, जिसमें हमजा शहबाज साहब को बैठना था मद्दे मुकाबिल परवेज इलाही साहब के। वो 3 दिन नहीं बैठे। आज रात को 10:11 पे स्पीकर जो हैं वो 3 रुकनी पार्लिमानी कमेटियों, यानी 3 इधर से अरकान और 3 इधर से अरकान, जिनका अभी तक कुछ नहीं पता कि इधर से कौन आएगा और उधर से कौन आएगा और स्पीकर किसके नाम करेंगे नॉमिनेट, लेकिन वो रात से वो काम शुरू हो जाएगा 3 दिन मजीद, और उसके बाद फिर ये सारे नाम जो हैं ये चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, जिसके पास 2 दिन होंगे। और इसी तरह से ये जो 90 लोग, सॉरी ये जो 35 जो हैं, ये 35 असल में 35 था, बाद में 35 चलें। ये जो है ना, ये 35 लोगों के जो इस्तीफे मंजूर हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अगले 90 रोज में इलेक्शन कमीशन पाबंद है इन 90 कौमी असेंबली की सीटों पर भी इलेक्शन करवाने का। यानी कौमी असेंबली के इलेक्शन 35 सीटों पर, पंजाब के इलेक्शंस और KP के इलेक्शंस का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अभी तक जो इतलात हैं वो ये कि आज जो फवाद चौधरी साहब ने अभी प्रेस टॉक की, तो 2 असेंबलियां मुल्क की और कौमी असेंबली के जो हैं वो 35 अरकान। और इससे पहले ये बात हो रही थी, दिन भर ये बात चलती रही कि उनसे कहा है कि जी परवेज़ खटक साहब ने, किसी ने खत लिखा है गालिबन, उनसे कहा है कि हमें ऑपोजिशन लीडर की सीट दी जाए, ये दिया जाए, ये दिया जाए, सारा। तो उन्होंने वो नंबर अब इस्तीफे देके, तो वो कैसे मिलेगा? ऑपोजिशन लीडर तो बन नहीं सकता। ऑपोजिशन लीडर जो है वो इमरान खान जाएंगे तो खुद अकेले तो नहीं क्लेम करेंगे ना, क्योंकि उधर राजा रियाज बैठे हैं। तो मामला जा रहा है फड्डे की तरफ।
ये कौमी असम्बली एक जो बड़ा स्मूथ जहन में था कि शायद वहाँ जाएं, वो इत्मीनात का वोट ले लें, ये इत्मीनात का जैसे होता है स्मूथ चले आगे, तो मुल्क मजीद पिछले 24 घंटों में अदम इस्तेकाम का मजीद शिकार हो गया। और ये उस वक्त हुआ है जब बदतरीन स्टॉक मार्केट में, जो आज स्टॉक मार्केट गिरी है, तो लोगों का 200 अरब रुपया उसमें डूब गया। 200 अरब रुपया। ये मैं बिजनेस रिकॉर्डर, अगर हम 11th स्लाइड दिखा सकें, तो बिजनेस रिकॉर्डर्स को कह रहा है मार्केट ब्लड बैथ। 100 KC 100 जो है प्लंजेस ओवर 1300 पॉइंट्स एज इकोनॉमिक कंसर्न्स माउंट। और जो एक्सप्रेस है वो ये कह रहा है कि रोजनामा एक्सप्रेस के स्टॉक मार्केट में 2.5 साल बाद बदतरीन मंदी 200 अरब रुपया डूब गया। अच्छा, इसी के साथ जो कल भी बात की थी कि ये रियासत के मसाइल अब यूं बढ़ते जा रहे हैं कि इसाक डार साहब तशरीफ लाए वापस दुबई से, जो मामला वो जो शहबाज राना साहब की स्टोरी है उसमें एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी, और बाकी थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ से ली, तो वो पता चला कि वो जो 2 एसेट्स फरोख्त करने की बात हुई थी मुत्तहिदा अरब अमारात को, वो उन्होंने उसमें कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं हुई। अच्छा। प्रोग्रेस नहीं हुई। ठीक। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने फाइनेंस पे ब्रीफिंग नहीं ली गालिबन, ये वजारत ख़जाना का कहना है। ठीक है। और वो कहना है कि इसाक डार साहब भी शायद लाहौर ही पहुंचे थे वीकेंड पे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब की जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो मसरूफियात हैं, वो मईशत पे वो ब्रीफिंग नहीं ली उन्होंने, तो उसके बाद ही हुआ कि मिनी बजट लगाने का फैसला हुआ, जो अगेन शहबाज राना साहब की स्टोरी है कि मिनी बजट जो है ये 200 अरब रुपया पब्लिक पे डालने का प्लान बन गया। अच्छा, ये जो 200 अरब है ये ट्रिब्यून की स्टोरी है, और इस 200 अरब रुपए का प्लान ये है कि इसमें जो मशरूबात से लेके और मतलब कोई चीज़ बचेगी नहीं जिसके ऊपर ये तेज़ी के साथ अचानक जो है इनके ऊपर 200 अरब रुपया आवाम के ऊपर टैक्स डल जाएगा। मशरूबात भी हैं उसमें, मतलब कुछ चीज़ बची एक्चुअली है नहीं। मैं वो लिस्ट देख रहा था तो उसमें तकरीबन तमाम चीज़ें, ठीक है ना, और उसमें फ्लड टैक्स भी लग रहा है, और जो गाड़ियां हैं और तमाम जो बाहर से चीज़ें मंगाई जाती हैं, तमाम चीज़ें उनके ऊपर, तमाम से मतलब तमाम जो बाहर से मंगाते हैं मुल्क में, तो उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जा रहा है। गाड़ियां जो मकामी तौर पे भी बनती हैं उन पे लगाया जा रहा है, प्रॉपर्टीज़ पे लगाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन जो साथ ही बात है वो IMF खुश नहीं है अभी भी, इस 200 अरब के बाद भी IMF खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी आप डॉलर को, रुपये और डॉलर को बराबर करें, और इसका मतलब यह है कि मार्केट में हवाला जो है वो 270 रुपया, 280, 270 से, मैंने आज चेक किया तो 275 पे था, 275 रुपये जी। एक डॉलर जो है 275 रुपये का मिल रहा था। सही। तो वो कह रहे हैं कि या तो इसको 200 मार्केट पे छोड़ दें, और या इसको, तो अब 200 मार्केट पे छोड़ते हैं तो ये तो जाएगा कहीं बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद LCs बंद हो गई हैं, और हमारे पास जो है, अगर हम कल वाली बात को ही दोबारा दोहराएं, जब हमारे प्रोग्राम में कल मईशत डिस्कस हो रही थी यूसुफ रज़ा साहब और यूनुस साहब के साथ, तो उसमें ये कि ये 4 अरब से नीचे हमारे इस वक्त हैं, अगर, क्योंकि वो अपडेट नहीं किया स्टेट बैंक ने कि हमारे ज़खायर कितने हैं। ठीक। और ना ही UAE की तरफ से जो है वो 1 अरब आए हैं मजीद। अच्छा, अब बुरहानों की कैफियत आप ये देखें कि पंजाब, पहले पंजाब को देखते हैं। पंजाब के अंदर एक तो मईशत हो गई, और ये सबसे बड़ा वो बुहरान है जो चारों तरफ से घेर रहा है, और इससे वो भी शख्स परेशान है जो कराची में या गवादर पे या हैदराबाद में या सखर में या रहीम यार खान में या लाहौर में या फैसलाबाद से लेके खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके तक, पेशावर, ये 4 जिले यहां से लेके, और सबसे ज्यादा अगर मुतासिर हैं कोई, मतलब जाहिर है कि लोग तो, पब्लिक तो बहुत मुतासिर है, लेकिन इसका इस पूरी माशी सूरत हाल का एक बहुत खामोश और बहुत बड़ा असर जो है वो आपकी फौज पे जा रहा है। और ख़ास तौर पे, और फौज पे क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है कि सियाचिन पे हमारे जवान मौजूद हैं,
और वहाँ तक जो शदीद सर्दी जिन लोग जो को इत्तेफाक हुआ है सियाचिन पे जाने का या देखा है उन्होंने जाके सियाचिन, तो वहाँ पर इस वक्त बहुत, यानी माइनस से तो बहुत नीचे, तो ऊंचे पहाड़, उधर पता नहीं चोटियाँ, और वहाँ पर जो हीटिंग का इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है, वहाँ पे सप्लाई किस तरह होनी है, वहाँ पे पेट्रोल, डीजल, कपड़े, मतलब वहाँ से सब कुछ पहुँचाने के बावजूद फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। इतनी बुलंदी है कि वहाँ पे बहुत बहुत बड़ी तादाद में जो है अब दवाइयाँ, ये सारा तो इस पूरी सूरत हाल में नीचे जो है यानी पहाड़ों से नीचे अगर वो झांकते होंगे, देखते होंगे मुल्क में क्या हो रहा है, तो वो ये हो रहा है कि जिस वक्त जो है वो किसका बच्चा कौन सी सीट पे क्या होगा, क्या बनेगा, कैसे होगा क्या। और ये मैं इसलिए बात ज़्यादा मुझे तकलीफ हो रही है बात करते हुए कि एक तो ऊपर वो, लेकिन उसके साथ जो, मतलब ये तो मैंने स्पेसिफिकली डिफेंस के पॉइंट से बात की ना, डिफेंस पाकिस्तान का ही है ना, रियासत का ही डिफेंस है। ये जो आपकी मईशत बर्बाद हो रही है, ये भी रियासत का ही इशू है ना। कुछ मामला रियासत के होते हैं और कुछ मामला ये हैं जो कि पैटी पॉलिटिक्स चल रही होती है कि कितने लोटे तोड़ो तो किसको क्या करो। अब मिसाल के तौर पे ये पंजाब के अंदर देखते हैं, शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर आए तो शहबाज शरीफ से जरदारी साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। जरदारी साहब पंजाब में मौजूद रहे और जरदारी साहब से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी ये वो खुद बताएंगे। मैंने आपसे कहा ना कि वो अब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन भी कम हो गया है, प्रेस के साथ, मीडिया के साथ। मरियम औरंगजेब साहब अभी नहीं, मतलब वैसे भी नहीं मुलाकात होती अब किसी की ना, मतलब वैसे भी वो कम कम मिल रहे हैं। लेकिन यानी पब्लिक के सामने कमा रहे हैं, प्राइवेटली तो बहुत से लोग बहुत सी बातें हमें हमसे करते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो इस वक्त अगर हम हुकूमत को लें, यानी हुकूमत तो इस तरह से समझे ना कि पार्टियां अलग अलग अब एक तरह से वो असेंबली तहलील करने के मूड में आ गई हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो आ गई हैं टकराव की सूरत में। यानी वो एक एक पुरसकून जमहूरी अंदाज होता है ना कि आपकी एक केयर टेकर बनती है, बैठते हैं लोग, आप ये अचानक जो है ना, ये आप समझें कि ये टकराव इमरान खान वाला जो पोस्चर है वो उधर से अपनाया गया और वो इस्तीफे मंजूर करके कि अब आके दिखाओ असेंबलियों में। और इमरान खान साहब इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे। जैसे वो तैयार नहीं थे कि पंजाब में हो जाएगा, तो ये इमरान खान साहब ने अनाउंस किया तो उधर से उन्होंने पहले उन्होंने कहा इस्तीफे मंजूर करो, बाहर बैठो भाई अब, ठीक है, अगर ऐसे तो ऐसे ही सही, ठीक है, आप आओ असेंबली में आके दिखाओ। और हम तो यहाँ पे केयरटेकर जो बनेगी अगर असेंबली, और ये मतलब है कि आप करके दिखाओ, मतलब तुम्हारा ये था ना कि लाएंगे और इत्तेमाद का वोट होगा, अदम इत्तेमाद होगा, ये होगा वो होगा। अच्छा, लेकिन अभी भी यहाँ पर वही मसला है कि क्या इस मरहले पे वो इत्तेमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। तो वो क्या तादाद पूरी होती है नहीं होती। पार्लियामेंट तो बहुत सुकड़ गई ना, बहुत ही यानी उसकी तो एक सियासत सारी बाहर हो रही है। अच्छा, अब यहाँ से तो एक तो दूसरा जो इशू बहुत बड़ा है शहबाज शरीफ साहब का, क्योंकि ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और अल्टीमेट ये उनकी हुकूमत ही कहलाएगी और उनकी हुकूमत के ऊपर ही बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को नहीं बनना चाहिए था। या ठीक है वो बन गई तो जाहिर है कि वो, और सारे मुकदमे केसेस वेसेस सारे ये हवा में झूल रहे हैं। जो मैं बात पहले भी कह रहा हूँ ना कि ये हुकूमतें गिरती हैं अगर, तो वो सब अपनी जगह पे, वो अभी केसेस पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी हियरिंग्स हो रही हैं। जो आज की सबसे अहम खबर है मेरा ख्याल है, जिसके ऊपर नज़र कम लोगों की गई है, वो खबर ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट तक मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ये अनयूजुअल है। इससे पहले जो मुलाकात हुई थी तो ये उस वक्त हुई थी जब उन्होंने कहा था कि आप कितनी देर में तैयार रहेंगे इलेक्शंस के लिए। वो याद होगा जब असेंबली इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनाद आ रही थी तो एक बात हुई थी, अदालत की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया था। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की 1-on-1 मुलाकात हुई और बस एक लाइन उसमें आई है कि उसमें मुलाकात हुई, बस। क्या जेर बहस आई चीज ये हमें नहीं पता। बिल्कुल। अगर इधर उधर से बातें हमने सुनी भी हैं तो वो यहां पर हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये एक अहम और हसास मामला है। अब इसमें तो एक तो फैमिली के अंदर इशू है, मतलब यहाँ पे जो साद रफीक साहब ने कल बात की कि मोरूसी सियासत एक चेचक की तरह है। अब उसमें ये हो गया है कि बहुत से रहनुमाओं को जो है वो उनका ये कहना है कि मरीम नवाज, ये शहबाज शरीफ साहब क्योंकि अपनी मीटिंग्स में बहुत सारे लोगों को नहीं बुला रहे जो मरीम नवाज साहबा के क्लोज हैं, तो उसके नतीजे में जो है हम भी जो है वो, क्योंकि उधर से हमजा शहबाज को नहीं भेजा गया,
लंदन से, और उनको किसी मुशावरत में शामिल नहीं किया गया यहाँ पे, और उनको बाहर रखा गया है। और नवाज शरीफ सब खुद हैंडल कर रहे हैं, या मरियम हैंडल कर रही हैं पंजाब की अगली हुकूमत। तो इसलिए वो कई मीटिंग से वो एक ग्रुप जो मतलब ग्रुप तो नहीं कहूँगा, यानी जो भी आप कह लें, ग्रुप पे कह लें, चलिए ग्रुप कह लेते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के जो क्लोज लोग हैं वो उसको कह रहे हैं कि हम तो ये ठीक है, फिर अगर हमजा उधर हैं तो फिर मरियम आए, तो फिर खुद देखते हैं कौन, मतलब जिसने इस्तेकबाल करना होगा कर लेगा। तो अगर 22 तारीख को मरियम नवाज साहबा की तरफ से ऐलान हुआ या किसको ऐलान हुआ, तो उसकी कोई यहाँ पर इतने हिजान में मरियम नवाज साहबा शायद इसको डिले कर दें, हो सकता है आ जाए, आ जाना चाहिए उनको भी, और नवाज शरीफ साहब को भी कम से कम अपने लोगों से बात जरूर करनी चाहिए, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब को। जो मैंने कल भी बात की थी कि उनके लोग जो हैं यहाँ पे, उनके कारकुन जो हैं वो डीमोटिवेट हैं, खासतौर पे उनके जो मीडिया या सोशल मीडिया या बाकी लोग, उनसे वो मियाँ सब जरूर बात करें क्या प्लानिंग है। अच्छा, तो केपी ये झगड़ा इधर, दूसरा जो है वो कराची के मेयर का मामला अपनी जगह अटका हुआ है, और कराची के मेयर का अभी तक तय नहीं हो पा रहा, और इसमें एक नया इशू खड़ा हो गया है, होने जा रहा है, ये हम खबर दे देते हैं। वो इशू ये है कि सिराजुल हक साहब जो हैं वो उन्होंने जो है वो ये कहा कि हम पीटीआई की तरफ से, मेरी आज एमक्यूएम के दोस्तों से भी बात हुई, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी हुई, और जो है वो हाफिज नईमुर रहमान से भी सबसे भी ऑफ द रिकॉर्ड हुई, अली जैदी साहब और बाकी रहनुमाओं से भी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन उसका जो असल वो है वो बयान करते हैं, वो इस तरह से हुआ है कि पीटीआई की तरफ से कहा गया कि हम गैर मशरूत हमायत करने के लिए तैयार हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब की, ताकि उनका मेयर और इनका डिप्टी मेयर या जो जैसे भी कोई फार्मूला बनता है। लेकिन उसके साथ ही कल तक जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि हम ऑफर कर रहे हैं नईमुर रहमान साहब को कि हमारे साथ आ जाएं और वो हुकूमत वो करें। लेकिन आज एक नई डेवलपमेंट हुई है। अच्छा। और वो डेवलपमेंट जो है अभी तक वो ये है कि सिंध हुकूमत ने एमक्यूएम को ऑफर कर दी है। अच्छा। और ऑफर ये कर दिया है कि चलें आपने इलेक्शन तो नहीं लड़ा, लेकिन ये अगर पीटीआई और हाफिज नईमुर रहमान साहब का इत्तेहाद हो जाता है, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का, तो हम आपको ऑफर करते हैं कि आप मुशीर लोकल बॉडीज बन जाएं और मुकम्मल इख्तियारात के साथ वजीर के इख्तियारात आपके पास होंगे, सीनियर वजीर या वजीर बल्दियात के, और आप मुशीर बल्दियात ले लें ताकि आप इन सबके ऊपर आ जाएं। ठीक। एमक्यूएम की तरफ से इस बात से मैंने बात पूछी तो एमक्यूएम के दोस्तों ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हाँ ये ऑफर आई है। सही। और हम तो मैंने कहा यार एक मिनट हट जाएं, आपने तो बैकआउट किया, कह रहे बैकआउट तो किया है, लेकिन मसला ये है अदालत भी जाने का मैं आपसे बता रहा हूं जो पर्दा मामला चल रहे हैं ना वो। तो उन्होंने कहा कि जी, तो मैंने कहा क्या मतलब है, कि कहते हैं यार इशू ये डॉक्टर साहब आप बताएं। मैंने कहा ऑफर आ गई है, तो कहते हैं, मैंने कहा फिर तो उसमें फिर मुझे एक से ज्यादा लोगों से बात हुई तो अंदाजा हुआ कि इस पर मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन सोच विचार जारी है एमक्यूएम को कि क्या हम मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएं, जो एक डिसीजन मेकिंग का एक सिलसिला है अगर, क्योंकि देखें जमात इस्लामी और पीटीआई के इत्तेहाद की सूरत में सिंध हुकूमत ने भी देखे ना इंटेलिजेंट, उन्होंने एमक्यूएम को ये कहा कि आप इन सब के ऊपर बैठ जाएं आके, और आप ये लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ले लें, कंप्लीट यानी एडवाइजरी, ठीक है, एडवाइजर या मिनिस्टर जो भी, और उसके बाद आप जो है वो भरपूर अंदाज में चलाएं, तमाम सूबे की बल्दियात को चलाएं हमारी तरफ से, बशमूल कराची, खास तौर पे कराची और हैदराबाद को आप ऊपर बैठ जाएं। अच्छा, ये अब एक इसका मतलब है कि मजीद तनाव, ठीक है, क्योंकि अगर अच्छा एमक्यूएम का एक जो ग्रुप बड़ा है वो कह रहा है कि नहीं, लेकिन एक बहरहाल एक सोच है उनमें कि हम क्या मुकम्मल आउट हो जाएं सिस्टम से या इस ऑफर को हम कबूल कर लें। तो ये भी अगले चंद घंटों में सामने आ जाएगा, या वो तरदीद आ जाएगी, या जो भी आएगा इस बात का,
ठीक है सरकारी तौर पे। पंजाब की सियासत में भी तो मामलात बिल्कुल ठहरे हुए हैं और किसी फैसले नहीं, हर तरफ ही ठहरे हुए हैं, हर तरफ ही ठहरे हुए हैं मामला। अच्छा, केपी असेंबली के हवाले से भी अभी तक जी अभी आज रात को उन्होंने ऐलान किया, फौज चौधरी साहब ने कहा समरी भेज दी जाएगी और उसके बाद वही काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो मेरे लिए जो बात तकलीफ दे है ना वो ये कि मुज़ाकरात की तरफ नहीं जा रहे मामलात। यानी अगर तो देखें ना, और यानी इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं, उन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिए, अब वो पार्लियामेंट में जाने का सवाल ही पैदा नहीं। अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो केयर टेकर बनेगी वो इमरान खान साहब, उसको कैसे मानेंगे अगर इलेक्शन की तरफ मामला। देखिए मजमूई तौर पे तो तैयार हो गया है ना, जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब भी ज़हनी तौर पे तैयार हैं और सब ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि लड़ना है हमने, अब लड़ना है इमरान खान से, ठीक है, तो लड़ना है तो उसको उसके साथ नहीं बनेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से ये बयान सामने आया है कि अगर 35 नशिस्तें खाली भी होती हैं उन पर जो ज़िमनी इंतखाबात ये 35 है असल में, आप चलें 35 कहते हैं इसको, लेकिन असल जो है ना ये लफ्ज़ जो मेरे ज़हन में आता है वो 35 आता है। ज़िमनी इंतखाबात जो हो रहे हैं उसमें पीडीएम शिरकत नहीं करेगी मौलाना साहब? नहीं, ज़िमनी इंतखाबात तो देखें, ज़िमनी इंतखाबात तो ये अब किन सीटों के ऊपर बात की है, क्योंकि पंजाब में तो उनको लड़ना पड़ेगा ना, वरना तो इमरान खान ले जाएंगे 5 साल के लिए पंजाब। तो ये अब मुझे नहीं पता कि उस किस तनाजुर में बात की है उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, लेकिन ये है कि वो गालिबन ये कौमी असम्बली की सीटों की बात उन्होंने की होगी जी, कौमी असम्बली की बात की होगी। पंजाब और केपी में तो लड़ेंगे, जाहिर है केपी में तो बड़ा, और यहाँ पर भी मरीम नवाज साहिबा को, और लेकिन मरीम नवाज साहिबा को पहले जो है ना, उससे पहले ये मामला नवाज शरीफ साहब को एक दफ़ा वंस फॉर ऑल तय कर देने चाहिए कि पार्टी में मरीम नवाज साहिबा के साथ कौन और को, क्योंकि ये जो चल रहा है ना मुसलसल सिलसिला, और इसमें जो है वो यानी हमजा शहबाज वहाँ से नहीं आ रहे, मरीम आ रही हैं, तो उन्होंने मरीम नवाज साहिबा का भी इस्तकबाल रोक दिया कि आपने हमजा शहबाज को किसी मुशावरत में शरीक नहीं किया, पंजाब की हुकूमत और नाम और ये सारे मरीम नवाज फॉलो कर रही हैं, तो हम भी देखते हैं। तो ये अंदर चल रहा है मामला, जिसकी ज़ाहिर तरदीद होगी, लेकिन अब हर एक को पता है, मतलब इसमें कोई अब दो बहुत ज़्यादा। और अब देखें ना, जोकर कहा है उनको, तो किसको कहा है? जो कल मिफ्ता इस्माइल साहब को जोकर कहा है, तो वो किसी सलमान शहबाज साहब ने, तो हालांकि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो उनके वालिद गिरामी के करीब रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि वो उन्होंने अब वो खुदा जाने वो डार साहब के ऊपर उन्होंने किया है। डार साहब भी शहबाज शरीफ साहब के एक ज़माने में बहुत करीब रहे हैं, अभी भी हैं, लेकिन जब से जाहिर है कि रिश्तेदारी नवाज शरीफ साहब के साथ तो हुई है कुछ बरस पहले, तो तब से उस तरफ हो गए अब वो। हाँ, लेकिन वो मसला ये है कि क्या इकोनॉमी या ये सियासत, ये मसला है ना, तो उसमें जो है वो ये कि फौरी तौर पे पब्लिक पे डालते रहो, क्योंकि अब आपके पास बहुत थोड़े ज़खायर हैं, और ये पेट्रोल आपके पास चंद दिनों का है, और मैंने कहा कि बता नहीं रहे, असल में हमें बयान नहीं हो रहा हमारे सामने कि कितने दिनों का हमारे पास रिजर्व्स हैं। और डॉक्टर साहब की भी जाहिर है टेंशन जो है, वो पॉलिटिकल आदमी है, तो वो अब इसको डालें, मलबे को टैक्स डाल दें, रेवेन्यू तो आएगा नहीं। देखें, सूबे अगर टूट गई 2 सूबों की हुकूमतें, तो वहां से वो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, कैसे सूबों की तरफ से होगा? IMF तो कहेगी ना कि 1 मिनट ठहर जाए भाई, आपके सूबे कितना दे रहे हैं, वहां से कितना आपने कलेक्शन करनी है, क्या करना है, मुंह, तो वो सारा का सारा एक सूरत हाल हो गई है खराबी की तरफ। और इसी में मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ कि ये खिते का तनाव बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब रशिया की तरफ से, रशिया और यूक्रेन की तरफ से आज उनका एक डेलीगेशन आया है, रशिया का, जो पाकिस्तान ऑयल की बात कर रहा है, लेकिन ये इंतहाई अनसर्टिनिटी में बात हो रही है। उसकी वजह यह है कि वहां पर जंग बढ़ गई है, वहां पर जंग शदीद तर हो गई है यूक्रेन में, और उनके जर्मनी की डिफेंस मिनिस्टर का रिज़ाइन, और फिर नए वहाँ पर जो इंटीरियर मिनिस्टर को उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर अनाउंस किया है, वहाँ पे जो है वो उनके वैगनर ग्रुप, एक बड़ा जो कि मर्सेंडरी ग्रुप जिसको कहता है वेस्ट, और एक उनके ये नेशनल ब्लैक वाटर टाइप उनका, वो उनका एक बंदा जो है नॉर्वे पहुंच गया है, उसने नॉर्वे पहुंच के उसने पूरा बयान दिया है कि जी मैं यहाँ से इसलिए गया हूँ, और मतलब इंटरनेशनल डॉक्टर उसको सियासी पनाह उसने हासिल कर ली है। आपसे बात करते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, दोनों असम्बलियाँ टूटने की सूरत में भी इंतखाबात नहीं होंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात की है। अब खान साहब की हिकमत अमली क्या होने जा रही है, मजीद जारहाना उनकी पॉलिसीज़ होंगी, या आप समझते हैं कि मामलात संभल जाएंगे?
देखिए मौलाना साहब ने जो बात की है ना, असेंबलियों की बात नहीं की, उन्होंने कौमी असेंबली के इलेक्शंस की बात की। वो जी वो पंजाब और केपी में वो इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। उसकी वजह यह है कि केपी और पंजाब के जो इलेक्शंस होंगे वो 5 साल के लिए होंगे, और इसीलिए मरीम नवाज साहब वापस आ रही हैं कि वो इलेक्शंस की कैंपेन चलाएं। ये जो मौलाना साहब ने बात की है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं इसीलिए इसको क्लियर करूंगा। बहुत से इसमें अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि ये जो 35 इस्तीफे हैं, इन इस्तीफों के ऊपर वो कह रहे हैं कि पीडीएम इलेक्शन नहीं लड़ेगी। अच्छा, इनको इसलिए नहीं लड़ेगी क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब इस पे इमरान खान लड़ते हैं या पीटीआई लड़ती है, तो वो तो ऑलरेडी अपनी असेंबलियां तोड़ चुके हैं, और असेंबलियां तोड़ के वो जाहिर है कि 90 दिन के बाद क्या हालात होते हैं, क्या सूरत नहीं होती है, और इन असेंबलियों में वापस जाते हैं, यहाँ पर वो इस्तीफे मतलब एक लिहाज से अब वो है कि वो बिल्कुल जो है ना सब अटैक मोड में आ गए हैं। और ये एक बदकिस्मती है कि टकराव की ऐसी कैफियत पैदा हो, क्योंकि मेरा जो जहन था थोड़ा सा ये था कि ऐसे नाम आएंगे दोनों तरफ से जिनमें से एक आध नाम काबिल कबूल होगा, और वो पहले तो मुलाकात ही नहीं हुई ना, यानी किसी किस्म की बात ही नहीं हुई, ना परवेज इलाही साहब की मुलाकात की बात हुई और ना ही हमजा शहबाज साहब की जो नुमाइंदगी यहाँ पे मेरे ख्याल से मलिक अहमद खान साहब कर रहे थे, तो उनकी मुलाकात ही नहीं हुई। और दरमियान में ये हुआ, अभी पार्लिमानी कमेटियां भी शायद बैठती हैं नहीं बैठती, क्योंकि वैसे पहले ही जो है वो पीटीआई ने कहा कि ये नाम मोहसिन नकवी साहब और जो मीडिया के एक जाना पहचाना नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो, चैनल 24 को ओन भी करते हैं और एक बड़े उनका एक सहाफती तवील सहाफती कैरियर है, तो वो और सुखेरा और आहत चीमा साहब, और उधर से जो है वो 2 नाम उधर से आए, तो सुखेरा साहब का और दूसरा नसीर खान साहब का। अच्छा, अब बहरहाल अब इनमें से कोई एक, नसीर खान साहब जो हैं वो 2002 में नसीर खान साहब से मुलाकात मेरी पहली दफ़ा हुई थी, 2002 या 1 में गालिबन, ये जब मुशर्रफ साहब के इलेक्शन हुए थे, तो उस वक्त फिर इन्होंने हिस्सा लिया था, मुस्लिम लीग काफ, और फिर उसके बाद ये चौधरी साहब के बड़े बहुत करीब, शुजात साहब के भी, और जो हैं वो परवेज इलाही साहब के भी, तो ये नाम यकीनन उस तरफ से आया है। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि लेकिन यहाँ पर भी नहीं होगा, और ये जाएगा इलेक्शन कमीशन में, और इसी तरह से केपी के अंदर मैं नहीं जानता कि वहाँ पे कौन बैठेगा और कब। असल मामला ये कि कई महाज एक साथ पूरा एक डिस्टेबलाइजेशन हो गई है, अदम इस्तेकाम अरूज पे चला गया उस वक्त जब आपको इस्तेकाम चाहिए था, और आप यानी यहाँ पे जो माहिरीन माशियात हैं वो बात नहीं कर रहे, वो हकीकतन वो चीख रहे, रो रहे हैं इस वक्त कि क्या हो रहा है मुल्क के साथ, और जो लोग मईशत को संभल रहे हैं, जो ताजिर हैं, जो आपके सनतकार हैं, जो आपका मजदूर तबका है, जो बाकी रियासत पूरी डगमगा रही है, जो बेरोजगारी है, जो और उसमें ये पेट्रोल के ज़खायर कितने दिन के रह गए हैं, क्या सूरत हाल बनती है, ये बड़े इशूज़ हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स अपनी जगह बढ़ रही हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है इसमें इस पूरी, और मैं आपसे बात ये जो कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि अब बाहर के मुल्कों की तरफ से ये मैसेज आया था कि आप अपनी स्टेबिलिटी करें पैदा, ताकि अब आप भूल जाएं कि 9th IMF का डेलीगेशन आ रहा है, या वो आपको अभी फौरी तौर पे कोई मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, क्योंकि असेंबलियाँ टूट गई हैं। जब असेंबलियाँ टूट गई हैं और मरकज़ के अंदर भी एक ऐसी असेंबली है जो कि जिसका कुछ नहीं पता कि वो कब तक है, मैंने आपसे कहा ना कि अब सब उसमें चले गए हैं, मार धाड़ के मूड में आ गए हैं कि इसने ये किया तो आगे से जो है वो एक जवाबी वार हुआ, और ये वार जो है ये बिल्कुल इमरान खान साहब इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उनका ख्याल था कि मैं जाके अपनी मर्जी से वहां पर अपना हिस्सा डालूंगा और केयर टेकर बनाऊंगा, और उन्होंने कहा सरप्राइज के लिए तैयार रहे, शहबाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा सरप्राइज देने हम आ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम सरप्राइज देने आ रहे हैं, उन्होंने आगे से उन्होंने कहा हम भी फिर सरप्राइज भी हम भी देते हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी दे दिया सरप्राइज। अब यहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं इस्तीफे मंजूर करने तो सारे करो, मतलब उनकी मर्जी है, उन्होंने कहा अच्छा तो हम भी करते हैं। अब ये तो स्ट्रेटेजी जो है ना अब ये चेंज होगी, यहाँ से इमरान खान साहब की तरफ से कोई जवाबी वार होगा उस तरफ, और उधर से एक, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि वो सदर इस मरले पे अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं तो ये असेंबली किस तरह से मौजूदा अरकान में लेंगे, कैसे लेंगे, क्या लेंगे, तो वो एक मतलब शहबाज शरीफ साहब भी बहुत ज़्यादा अब रियासती अमूर पे तवज्जो नहीं दे रहे। इसाक डार साहब भी एक आ रही है हमारे पास रिपोर्ट की, कमेटी का इजलास हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उसका फायदा इसलिए नहीं हो रहा कि असल बात यह है कि आपने क्या अवाम पे डाल देना है सारा कुछ, पब्लिक पे, या आपने IMF के साथ मुकर्ररा वक्त में अगर आपने नहीं मामला तय किए तो वो IMF के उसके बाद वो आप प्रोग्राम से निकल डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। आप डिफॉल्ट की तरफ
वो कल भी बात हुई थी, पहले भी, कि टेक्निकली आप पैसे नहीं दे पा रहे लोगों को, जब बाहर के लोगों को भी नहीं दे पा रहे, मुल्क के अंदर उनके अकाउंटों से भी नहीं आप डॉलर निकालने दे रहे, ठीक है। तो एक तरह से आप जो है वो, और एयरलाइंस के पैसे आपने देने हैं अपने। डॉक्टर साहब, तमाम तर मसाइल के हवाले से आप बात कर रहे हैं, मुल्क में जो जारी सियासी अदम इस्तेकाम है, साथ में मईशत पे भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि मईशत के क्या हालात हैं। वजीर आजम साहब इस वक्त भी बज़िद हैं कि आईनी मुद्दत पूरी करेगी ये हुकूमत, लेकिन क्या इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहिए? हद तक है ना बात, बयानात दे रहे हैं ना, लेकिन उनको भी अंदाजा है कि अगर मुद्दत पूरी करनी है तो फिर उसका मतलब ये कि इस्तेकाम आना चाहिए, क्योंकि असल तो बात ये है ना कि IMF के साथ आपके मुज़ाकरात बिल्कुल इस स्टेल पे रुक गए, और मेरा ख्याल है कि जो अभी कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी तो वही कह रहे थे कि IMF अब इंटरेस्टेड भी नहीं है ज़्यादा। उनकी तरफ से बात हुई थी कि आप, जो आखिरी बात हुई थी वो ये कि आप इस्तेकाम पैदा करेंगे और आप वापस जाएं और एक ज़रा पुरसकून करें बातचीत, और उससे वो कई महीनों से कह रहे हैं कि नहीं। और अब ये जो टैक्स वगैरह हम बढ़ा रहे हैं, इसका भी ये होगा कि जी हमने अवाम पे डाला और ये हमने मुश्किल फैसले, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या ये करके फिर हुकूमत से जाएंगे। देखिए, माशी इमरजेंसी भी नहीं लग सकती अब। और उसकी वजह क्या है? माशी इमरजेंसी तो उस वक्त लगानी थी ना जब 1 साल की मुद्दत बढ़ाई जाती। मतलब माशी इमरजेंसी ये हुकूमत क्यों लगाएगी, मुझे बताएं। माशी इमरजेंसी तो इसलिए लगाने की बात हो रही थी कि उसकी वजह से फिर 1 साल पार्लियामेंट की मुद्दत को बढ़ा दिया जाए। अच्छा, लेकिन अगर पार्लियामेंट ही 2 सूबों की टूट गई तो फिर माशी इमरजेंसी वो क्यों, मतलब किस उस पे लगेगी? देखें ना, उसमें तो है ना कि कोई ऐसी सूरत-हाल आइन में है, तो इमरान खान ने पहले ही वो माशी 1 साल बढ़ाने का सोच के इमरान खान ने 2 असेंबलियां तोड़ दी, तो अब तो इलेक्शन मोड में चले गए। डॉक्टर साहब, इन दोनों सूबों में इंतखाबात होंगे ज़िमनी? नहीं, ज़िमनी नहीं है, ये इलेक्शंस हो रहे हैं, पूरे असेंबली टूट गई है ना, ये जनरल इलेक्शंस हैं। 2 सूबों में जनरल इलेक्शंस हैं, वहां पर बाई इलेक्शंस होने हैं जो कौमी असेंबली में। दोबारा इसका ये कंफ्यूजन खत्म करूं, ये जनरल इलेक्शंस हैं, 2 सूबों की असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं। अच्छा, तो ये इसके लिए अब ये ज़िमनी का लफ्ज़ मेरे ख्याल से ना इस्तेमाल करें तो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ज़िमनी इलेक्शंस वो हैं जो 35 हैं, जो कौमी असेंबली, ये 2 असेंबलियां सूबों की टूट गई हैं, तो यहां जनरल इलेक्शंस होंगे, जो असेंबली आएगी वो 5 साल के लिए होगी। वहां जो इलेक्शंस होंगे वो 2 महीने रहती है, 3 महीने रहती है, वो इलेक्शंस होंगे, वो ज़िमनी इंतखाबात होंगे। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि इसमें जो मैंने आपसे कहा कि जंग आगे बढ़ती जा रही है, और जंग चूंकि खराब हो गई है स्टेल, इसलिए ये जो आपका ऑयल का और पाइपलाइंस बिछेंगी और कैसे आएगा और क्या होगा, वो जो रशियन यहाँ पे लोग आए हैं वो भी वजारत खजाना के बकौल बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर इतना टर्मोइल है कि उनको वो ये सोच रहे हैं कि ये पता नहीं हमारे यहाँ यूक्रेन में फटा ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा पड़ा हुआ है मुल्क के अंदर। तो वो कोई ये पता नहीं कि किन शराइत पे कैसे क्या, कोई ब्रीफिंग, कोई बात, कितना, मतलब वो एक खामोशी का सांप सूंघा हुआ हर तरफ, और सिर्फ जो मार धाड़ हो रही है वो पब्लिक में हो रही है। और ये कराची के अंदर जो इलेक्शन है, मैंने कल भी बात की, मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये एक अदम इस्तेकाम को मजीद बढ़ा गया है, बजाय इसके कि एक इस्तेकाम आ जाता, एक मेयर जो पार्टी के भी और जनाब उनको कबूल किया जाता, और उसमें इलेक्शन कमीशन ही जो है वो अभी तक, असल में अभी तक ऐलानात आ रहे हैं। आपको पता है अभी तक अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि वो जो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा था ना कि मेरे पास पेपर्स मौजूद हैं, तो कुछ पेपर वो अभी इलेक्शन कमीशन ने एक और अनाउंस कर दिया, अच्छा जी वो पेपर ठीक है। तो एक वो, और इसी दौरान ये पॉलिटिकली जो मूव्स हैं वो हो रही हैं, लेकिन उसके नतीजे में इस्तेकाम नहीं आएगा सिंध में। और यहाँ पर जो है पंजाब और उसके बाद मरकज़ और उसके बाद जो है वो KP आज से काउंटडाउन। अच्छा, वहाँ पर देखें, मैंने आपसे पहले भी बात की ना। अच्छा, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे सामने आया, और वो इंडिया, मैं NDTV कोट कर देता हूँ, ये जो 12th स्लाइड है ये एक्चुअली एक अमेरिकन बिजनेस इंटेलिजेंस एजेंसी सर्वे जैसे होते हैं ना, इंटेलिजेंस, जैसे इकोनॉमिस्ट का एक इंटेलिजेंस सर्वे आता है या बाकी, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग है। उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने कहा कि इंडिया के जो लोग हैं, अवाम है, वो चाइना के बाद पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं समझते, उनकी अक्सरियत अमेरिका को अपना दुश्मन समझती है चाइना के बाद। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सर्वे। वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े एक नंबर लिया, आवाम से पूछा, उन्होंने राय ली कि आप किसको अपना बड़ा दुश्मन समझते हैं, चाइना के बाद अमेरिका, तो पाकिस्तान को नहीं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पे सर्वे, और अमेरिका से ये सर्वे सामने आया, NDTV को कोट किया क्योंकि उनके मीडिया में भी चीज़ आ रही है। अच्छा, अब इसमें मसला ये कि ये वैगनर ग्रुप की जो मैंने बात की थी ना, ये वैगनर ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मर्सेंट्री ग्रुप, और इसको ये मैं बात यहाँ पे इसलिए बताने जा रहा हूँ कि ये वैगनर ग्रुप जो है ये यूक्रेन में बड़ा एक्टिवली लड़ रहा है, और यूक्रेन में लड़ रहा है, और इस ग्रुप ने जो है वो ये सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, माली,
ये मोज़म्बिक, लीबिया, सीरिया, इधर ये बहुत ज़्यादा। और इसी के एक बंदे के बारे में बात हो रही है कि इनका एक फॉर्मर कमांडर जो था उसने नॉर्वे जाके असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया और वो इंटरव्यूज़ दे रहा है दुनिया भर के मीडिया को, और ये कह रहा है एक्सेप्ट कर लिया वैगनर ग्रुप ने। ये वैगनर ग्रुप जो है ये ठीक ठाक तगड़ा एक मसनरीज तो लफ्ज़ नहीं, यानी पैरामिलिट्री भी नहीं, इसको आप कहें कि वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, वो ज़्यादा मुनासिब वर्ड है। तो इसको जो है ये 2013 में बना था, दिमित्री युत्किन ने बनाया था, पहले तफसील से बात कर चुके हैं, और वो प्यूटिन के बड़े करीब थे। फिर यूक्रेन 2014 क्रीमिया वगैरह में बड़ा एक्टिव हुआ, फिर उसके बाद ये काफ़ी एक्टिव रहा है। और ये जो है ये बाकायदा फिर नवंबर में ये सेंट पीटर्सबर्ग में इनका हेड ऑफिस वगैरह आ गया, और ये पब्लिक में आ गए, और अब इनके स्पोक्स पर्सन भी हैं, वेबसाइट भी बात करते हैं लोगों से। एनीवे, तो इन्होंने जनाब ये हुआ है कि इनका बंदा टूट के नॉर्वे पहुंच गया, और साथ ही जो सर्बिया है, सर्बिया जो बिल्कुल आप समझें कि यानी बिल्कुल ये वो रशिया के साथ सारे, उन्होंने कहा है कि वैगनर ग्रुप हमारे मुल्कों में हायर कर रहा है हमारी ज़बान बोलने वाले लोगों को, यानी वो लोग जो सर्बियन बोल सकते हो, वो लोग जो पोलैंड का कल्चर समझते हो, पोलैंड की ज़बान बोलते हो, वो लोग जो मतलब यूरोप के आगे पीछे जो हैं, उनका कहना ये है कि वैगनर ग्रुप के लोग जो हैं वो कर रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं। इसी दौरान जो विलियम बर्न्स हैं, विलियम बर्न्स जो CIA के डायरेक्टर हैं, उनकी मुलाकात एक्सपेक्टेड है रशियन इंटेलिजेंस चीफ से, और यानी जंग भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, और ये जो है ये बैगमोट सिटी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है, उसके ऊपर बमबारी हो रही है, वहाँ पे लड़ाई हो रही है। और ये इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये चूंकि स्टील में चली गई है ना, अभी जो डेवोस में हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसमें भी बिल्कुल एक मायूसी की दुनिया आगे आने वाली, ये जो है ना उधार मदद पैसे देना, दुनिया रिसेशन में जा रही है। ये 2023 दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। हर आप कहीं बाहर रहने वाला कोई भी शख्स हो, रिश्तेदारों किसी के पाकिस्तान से बाहर रहते हो, तो आप उन्हें फ़ोन करके लोग पूछते होंगे, कहेंगे हम यूरोप में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यहाँ तो आग लग गई चीज़ों का, हमसे पैसे नहीं, बिल हमारे बढ़ गए हैं। ये लोगों को पूरी दुनिया में सब प्रॉब्लम है। अब इस सिचुएशन में जाके आप लोगों से कहें कि जी आप हमें $1 बिलियन दे दें, $2 बिलियन दे दें टैक्स पेयर्स का, वो जो उनका पैसा जो अपने लोगों को वो ना दें, आपको दे दें, ये मुश्किल तरीन काम हो गया है। तो इसलिए वो फिर अगर देंगे तो इस सूरत में देंगे कि देखो उस पर सूद इतना लग गया और इतनी देर में वापस मिलेगा, देखिए ना इंटरेस्ट मिलेगा तो हमने रखवा दिया। तो ये इस पूरी सिचुएशन के अंदर, और फिर असलहा देखिए ना, टैंक बैटल टैंक्स दे दिए यूके ने यूक्रेन को। अब जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर की तब्दीली हुई है, वो भी गालिबन इसी बात पे प्रेशर आ रहा है कि यूरोप के दूसरे मुल्क असला दें। यूक्रेन की लड़ाई बढ़ गई है, और ये इस लड़ाई का असर जो है पाकिस्तान पे हो रहा है, होने जा रहा है। ये जो है ना सारी महंगाई, आगे पीछे मामला, तो अब इस सूरत हाल के अंदर ये सिस्टम किस तरह से कब तक खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, स्टेबिलिटी कैसे आएगी, ब्लड बाथ सुबह तक क्या हालात डेवलप होंगे, अनसर्टिनिटी ऑन द पीक। उनको नहीं पता कि ये जो अगली दफ़ा किस प्राइम मिनिस्टर से बात होगी, अगली दफ़ा पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन होगा जिससे हम बात करेंगे, अगली दफ़ा जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा KP का, मतलब किससे हम बात करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि कहां से कौन से सूबा क्या दे रहा है। डॉक्टर साहब ब्रेक का वक्त हुआ है, एक वापस आके बात करते हैं मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक। निगरान वजीर आजम के नाम भी डिस्कस होने शुरू हो गए हैं। अच्छा, पार्टियों की तरफ क्या अपने अंदर बैठ के ना, जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में कि जी अच्छा ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तो लोग अपने अपना मुत्तहिदा हुकूमत, लेकिन ये हुकूमत को नहीं, मैं PDM की भी बात कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी अनसर्टिनिटी है कि वो ये कि अगर वो यहाँ तक ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि ये असेंबलियाँ डिजॉल्व होनी है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट के ऊपर अब डिस्कस हो रहा है, इसके बाद क्या। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन जी। डॉक्टर साहब सियासी मामलात पर बात कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से IMF के दबाव पे कहा जा रहा है कि मिनी बजट लाने की तैयारियां भी हो रही हैं। नहीं, मिनी बजट से तो कुछ भी नहीं फायदा होगा। फरूख सलीम साहब से जरा पूछते हैं ना कि आज वो जो लहू लुहान जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल है, ब्लड बात हो गया स्टॉक में, और ये मिनी बजट आ रहा है, तो हम खड़े कहाँ हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या गुजर रही है जरा बताइएगा, और क्या होने वाला है आवाम के साथ और मुल्क के साथ माशी मैदान में। पाकिस्तान की मईशत जो है वो आप समझिए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑन द ब्रिंक, एक ऊंची चोटी है और उसके किनारे पे खड़ी। अब हमारे पास महीने नहीं बचे हैं,
हमारे पास कुछ हफ्ते बचे हैं कि हमने इसकी सिमत दुरुस्त किस तरह करनी है। और मुझे लगता है ऐसा है कि सियासत जो है हमारे मुल्क की वो रोके बैठी है, मईशत को आगे नहीं बढ़ने दे रही। आपने देखा कि सारा का सारा फोकस जो है, चाहे वो अपोजिशन जमात का हो चाहे वो हुकूमत का हो, ये डॉक्टर साहब बताइए मिनी बजट क्या आ रहा है, जरा बताइए थोड़ा सा, ये इसका क्या 200 अरब रुपए के टैक्स आ रहे हैं मजीद लोगों पे? डॉक्टर साहब सिंपल बात यह है कि हमारे पास कोई 30 दिन का डीजल बचा है और कोई 18 दिन का पेट्रोल बचा है। 18 दिन का पेट्रोल है हमारे पास? अच्छा, 18 दिन का पेट्रोल बाकी बचा है। अस्पतालों में जो इलेक्टिव सर्जरी जिसको आप कहते हैं वो बहुत सारे अस्पतालों में बंद हो गई है। और आप सोचिए कि जहां पे 30% आबादी को 3 या 4 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो डायबिटीज का इंसिडेंस है के शिकार हैं, वो इंसुलिन की कमी हो रही है मुल्क के अंदर। अच्छा, इंसुलिन शॉर्टेज हो रही है। अच्छा, अब आप सोचिए कि हमने कोई 30 अरब डॉलर की पेमेंट करनी है एक साल के अंदर, और स्टेट बैंक हमें बता रहा है कि हमारे पास 4.3 अरब डॉलर पड़े। नहीं, ये तो बता रहा है 15 दिन 12 दिन पुराने। जी, ये 6 जनवरी की फिगर आई है, तो आज 17 जनवरी है, अभी तक फिगर वो अपडेट नहीं की गई, तो हमें नहीं पता कि उसमें मजीद नहीं महंगा लोगों के साथ क्या होने जा रहा है, ये बताइए ना। एक तो ये कि शॉर्टेज आप कह रहे हैं, 18 दिन का पेट्रोल रह गया, और दूसरी बात आपने क्या कही थी? 30 दिन का डीजल बाकी बच गया। 30 दिन का डीजल है? अच्छा, तो डीजल आपके पास, अगर आपके पास डीजल की कार है तो आप बेहतर है, आपके पास 30 दिन का स्टॉक है। मेरे पास पेट्रोल की गाड़ी है तो मेरे पास 18 दिन की सप्लाई बची। अब ये हम सबको पता है कि IMF के पास जाना है, आज नहीं तो कल जाना है या उसके अगले दिन जाना है। तो मुझे जाती तौर पे डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रही है कि फिर रुकावट किस चीज नहीं, ये मिनी बजट क्या है, मुझे ये बताएं। आवाम पे क्या टैक्सेस 200 अरब के टैक्सेस हैं या 800, क्या है, कितने टैक्सेस, कितने अरब रुपए? और क्या 25 दिसंबर को IMF वालों ने कहा था कि आप 3 हफ्ते के अंदर अपना पुट योर हाउस इन ऑर्डर, अपना मामला सीधा करें और IMF के पैकेज के अंदर वापस आ जाएं। जी, जनवरी की 15 या 16 तारीख को वो 3 हफ्ते पूरे हो गए हैं। तो मैं देख रहा था कि उन 3 हफ्तों के दौरान हमने क्या किया जी। अब हमें सुनाई दे 3 उनकी डिमांड्स हैं। वो ये कहते हैं कि आप अपने जो आमदन और इखराजात में डिफरेंस आ रहा है उसको पूरा करें जी। वहां पे, जिसको जो आप कह रहे हैं 200 अरब के इजाफी टैक्सेस हैं वो वहां नहीं पे तो आ इसके रहे हैं। नहीं तो ये शरबत से लेके गाड़ी हर चीज के ऊपर टैक्स लग गया तकरीबन, और लगने वाला है बड़ा। डॉक्टर साहब ये सिर्फ एक शर्त है, ये कमजोर वाली शर्त है। 2 इससे बड़ी शराइत है। सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपने रुपए की जो हकीकी वैल्यू है, जो असल मार्केट डिटरमिनेंट वैल्यू है, उसको सामने लेके आए। ये 227 रुपए वाला डॉलर जो है, जो आपने स्टेट बैंक में मसनूई तौर पे रोक के रखा है। नहीं, मार्केट का कौन सा डॉलर, मतलब हवाले वाला, ब्लैक मार्केट वाला, मतलब कौन सा, मतलब है कि हुंडी वाला, कौन सा मार्केट? ये जो सड़कों पे लोग बेच रहे हैं इधर उधर, मतलब कौन सा डॉलर? भी तो मार्केट का, कौन से मार्केट का डॉलर बताइए ना आप मुझे, कौन से, कौन से एक्सचेंज का डॉलर? जी, आपने दुरुस्त कहा कि एक स्टेट बैंक का रेट चल रहा है, एक ग्रे मार्केट का रेट है, एक ब्लैक मार्केट का रेट है, एक हुंडी का रेट है, एक हवाले का रेट है। वो ये कह रहे हैं IMF वाले कि ये सारे रेट नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक रेट होना चाहिए। नहीं, क्या हवाले का रेट मांग रहे हैं वो, या क्या कौन सा ग्रे रेट मांग रहे हैं? देखिए, IMF किसी मुल्क को कभी नहीं कहता कि रेट क्या होना चाहिए। वो ये कहता है कि आप मसनूई हरबों से रेट को ना डिटरमिन करें, आप मार्केट की जो फोर्सेस। अच्छा, इसके नतीजे में ये होगा कि लोग डॉलर नहीं खरीद पाएंगे, रुपया उतना, और LCs खुलना बंद हो गई हैं, और मजीद बंद हो जाएंगी अगले चंद दिनों में। देखिए, LCs तो उसी की खुल सकती है जिसके डॉलर्स आपके पास पड़े हैं। ठीक है, डॉलर अगर आपके पास अच्छा। डॉलर्स नहीं है तो आप वो LC कैसे खोल पाएंगे? तो ये एक बड़ा मसला हो गया। और तीसरा मसला क्या है इससे बड़ा? देखिए, एक तो वो ये कह रहे हैं कि आप अपने रुपए की हकीकी वैल्यू सामने लाएं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो बिजली और गैस के शोबे में 4000 अरब रुपए का आपका गर्दिशी कर्जा खड़ा हो गया। अंदाजा कीजिए कि 2500 अरब बिजली के शोबे में है, 1500 अरब का गर्दिशी कर्जा जो नहीं, इस 4000 अरब से मतलब पब्लिक क्या करेगी? मतलब पब्लिक के साथ क्या होने जा रहा है ये बताएं ना आप। देखिए, अगर तो 2 चॉइसेस हैं, या तो हुकूमत जो है वो बिजली की चोरी को रोक ले
और अगर जी। बिजली की चोरी को नहीं रोक सकती तो फिर उसके ऊपर जो है वो इजाफी टैरिफ आएगा। उसका एक यूनिट जो है, जो अभी 40-45 का मिल रहा है, वो 60-65 रुपए पे चला जाएगा। अगर गैस आपको जो अभी मिल रही है उससे आप सोचिए कि 40-50% मजीद महंगी करनी पड़ेगी। अगर हुकूमत चोरी नहीं रोक सकती तो हुकूमत के पास दो चॉइस हैं, या चोरी रोक ले या टैरिफ बढ़ा नहीं, ले। चोरी कैसे रोकेंगे, गैस तो आ ही नहीं रही। तो ये अच्छा, ये मतलब एक बहुत बड़ा पहाड़ आवाम के लिए आगे खड़े। ये खौफनाक बात आपने की कि 18 दिन का डीजल है हमारे पास, पेट्रोल है, ये तो बहुत ही खौफनाक बात है। अच्छा, और 18 दिन से पहले कोई ना कोई अरेंजमेंट तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब, उम्मीद है? जी हमारी, देखिए, आपकी ख्वाहिश है कि अरेंजमेंट हो जाए, मेरी ख्वाहिश है कि अरेंजमेंट हो जाए, मेरी उम्मीद है कि अरेंजमेंट हो जाए, लेकिन उम्मीद और ख्वाहिशात के ऊपर आप 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल नहीं चला सकते। आपके पास एक नक्शा होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए, एक हिकमत अमली होनी चाहिए। तो यहाँ उम्मीदें बहुत सारी हैं, ख्वाहिशात बहुत सारी हैं, लेकिन कोई रोड मैप, कोई हिकमत अमली, कोई नक्शा नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। अब प्रोग्राम का वक्त ये खत्म हालात हो रहा है। देखें आप, यानी 18 दिन का पेट्रोल है, 200 अरब का एक मिनी बजट है, और 4000 रुपए के गर्दिशी कर्जे से आवाम का क्या ताल्लुक है? सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म। लोगों को क्या पता है गर्दे, वो उसका भी डालने लगे पब्लिक पे, गैस और बिजली का वो अलग है, ये अलग बजट है, और पेट्रोल की शॉर्टेज पैदा हो रही है, और यहाँ मारधाड़ बहुत पूरे मुल्क शुक्रिया में डॉक्टर शुरू हो साहब। गई। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।